सत्यकाम दुबे आज यूपी से एमपी तक आ पहुंचा हूं और उसी एमपी में सीधी की धरती पर सीधी में मैं उपस्थित हूं और आज बड़े भाई रवि पांडे जी जिन्होंने शायद डेढ़ साल में एक मुकाम हासिल करना, समाज के लिए संघर्ष करना और इस तरीके से कि जो सच्चाई हो, जो अधिकार है इनका, सही चीज़ों को दिखाना, गलत चीज़ों को दिखाना, उस अधिकार का प्रयोग करके और हमेशा समाज का सहयोग करना, ऐसा काम इन्होंने किया है। और सौभाग्य आज हमारा कि मैं अपने टीम के साथ इनके पास पहुंचा हूँ। इससे मैं कई विषयों पे बात करूंगा और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपने नाम से अपने बारे में कुछ शब्दों में बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उत्तर प्रदेश से और हमारे इस बिंद की धरा पर आज आए और यहाँ पर आप हैं। और सौभाग्य देखिए दोनों का होता है आपस में। हमारा तो ठीक है, आप कह रहे मिलने का, लेकिन आपका भी है कि हम आपसे भी परिचित हुए। इंसान छोटा बड़ा कभी होता नहीं, भावनाएं होती हैं और ऐसा होता है कि इंसान जितना सीखता है उतना बड़ा होता है। उम्र का कुछ नहीं होता। कभी कोई कम उम्र में ही देखिए अब आज गूगल बॉय, गूगल गर्ल बन जाते हैं, तो मतलब नॉलेज तो उनके पास होता है। अब आप जानना चाहें हमारे बारे में, तो मैं यहीं सीधी का निवासी हूँ और सीधी के मतलब मध्य प्रदेश का ये जो बिंद क्षेत्र का पनवार, यानी कि हमारे सीधी जिले का पनवार जो है, वहाँ पर हमारा मकान है। पनवार ग्रामीण क्षेत्र है एक। आदर्श गांव के नाम से भी हमारा इस टाइम पर जो गांव है जाना जाता है और काफ़ी जो है तो चर्चित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इकलौता उनको एक ऐसी पुरस्कारित अवार्ड उनको मिला है कि जिसकी वजह से आज हमारा जो है गांव काफ़ी चर्चित है। दूसरी तरफ कि हमारे जो पिताजी हैं वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, आपके ही उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं जी, सोनभद्र में रहते हैं। सोनभद्र करगरा गाँव का निवासी, वहाँ मतलब पिताजी लगभग 14-15 साल की उम्र में वो वहीं चले गए थे। बुब्बा ने उनको घर से निकाल दिया था कि भाई तुम जाओ कुछ यहाँ से करो, क्योंकि एक बहुत ही गरीबी से निकल के हम लोग आए। और गरीबी देखी जाए तो मतलब उस टाइम का ये समझिएगा कि घर में कोई चीज़, एक साइकिल तक नहीं हुआ करती थी। और आज तो देख रहे हैं कि परिवेश वो है कि हर घर में बाइक होती है ना, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं मतलब देखा जाए तो एक मैं मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का दोनों के बीच में हूँ मैं। जहाँ की पिताजी के साथ मैं वहाँ भी रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश में, और हमारी कुछ पढ़ाई उत्तर प्रदेश में हुई और कुछ पढ़ाई जो हमारी तो मध्य प्रदेश में दोनों जगह हुई। और दोनों का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह का कहीं ना कहीं हमें प्यार भी मिलता है, बहुत सारे आपके फ़ोन कॉल्स, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जी। एक युवा होने पर जहां युवा आईएएस, पीसीएस और इंजीनियरिंग कई ऐसे जगहों पर अपने ऐसे लक्ष्य बनाते हैं और ऐसे जगहों पे जाते हैं, और आपने इस युवावस्था में इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद आपने पत्रकारिता ही क्यों चुना? देखिए क्या हुआ था कि हम एक गवर्नमेंट विद्यालय से हमारी पढ़ाई हुई जी। पहले तो लगभग 8वीं तक मैंने प्राइवेट में पढ़ा, इसके बाद फिर गवर्नमेंट विद्यालय में हम पढ़ाई किए। गवर्नमेंट विद्यालय के बाद पढ़ाई वहाँ से होने के बाद हम संजय गांधी कॉलेज, यानी कि सीधी जिले में कॉलेज हमारा कंप्लीट हुआ, बीए वगैरह। इसके बाद ये हुआ कि मुझे मतलब घर से निकलना था। मैं काफ़ी ये लग रहा था अपन को कि यहाँ से हम निकलें, कुछ करें, क्योंकि मिडिल परिवार में आज देख रहे हैं किस तरीके से काफ़ी मतलब गुजारा होना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पर मैं यहाँ से निकला और चला गया आपके बेंगलोर में, कर्नाटका राज्य। और कर्नाटक पहुँचने के बाद बेंगलोर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न, जो आप लोगों को पता ही है, सभी दर्शकों को भी पता होगा अमेज़न, वो एक वर्ल्ड फेमस कंपनी। और उस कंपनी में मुझे एक एम्प्लॉय का पद मिला। तो लगभग 1.5 साल तक मैं वहाँ रहा, और वहाँ से ये लगभग कंप्लीट होने के बाद 1.5 सालों के बीच में ही मेरी जो है तो दादी एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद मैं यहाँ आया 1.5 सालों के बाद। चूँकि मैं जब यहाँ से निकला था तो मुझे कोई मोह माया नहीं थी घर की। मुझे ये लग रहा था कि मुझे अगर कुछ करना है तो करना है, इसलिए कोई मोह माया नहीं थी। वहाँ से जब मैं जब दादी एक्सपायर हुई, रिटर्न आया तो लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के पहले ये सारी चीज़ें हमने देखा। स्थिति यहाँ की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। कुछ तो फेक न्यूज़ चल रही थी, कुछ वैसे चल रहे थे, कुछ यूट्यूब पर लोग ऐसे ही कुछ डाल रहे थे।
उसी टाइम पर हमने देखा कि आज की जो युवा हैं वो टिकटॉक का उस टाइम पर बैन हुआ था, हाल ही में आपने देखा होगा। टिकटॉक पर बहुत सारे ऐसे थे जो कुछ लड़कों को बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले, कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही थी, लेकिन वहीं टिकटॉक पे कुछ ढेर सारी निगेटिव चीज़ें निकल के आ रही थी। इन दोनों को देखने के बाद मेरा ये हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा जो इन सब चीज़ों का देखने को जो मिल पा रहा है, कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हमने उस टाइम पर इसके लिए प्रयास किया कि कहीं ना कहीं से मुझे ये प्लेटफॉर्म न्यूज़ चैनल का मिले। हमने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद मुझे मौका भी मिला बड़े चैनल में काम करने का, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ था कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो बड़े चैनल दिखाना नहीं चाहते हैं। यानी अगर समझ लीजिए कि कोई चीज़ें हैं जो असलियत है, उस चीज़ को अगर मैं विस्तृत रूप में दिखाता हूँ तो टीवी चैनल पे हेडिंग के रूप में देखा है आपने कि टीवी चैनलों पे चल जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम विस्तृत तरीके से अगर रखें तो लगभग ये पकड़िएगा कि 10 मिनट का हो जाता है, लेकिन हम असलियत दिखा पाते हैं कि आखिर में पूरी बात क्या है। तो मैंने उन चैनलों को छोड़ के जहां मैंने बात किया था और मुझे मौका भी मिल रहा था, जबकि आप जानते हैं कि आज 5-5 हज़ार में हर एक न्यूज़ चैनल की आईडी मिल जाती है, तो मैंने सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मैंने ये कहा कि अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और खुद बनाने के बाद प्रयास ये होगा कि जो भी होगा जनता जैसा भी देखना चाहेगी। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि हम कोई पॉपुलर पत्रकार बनेंगे या इतने कम टाइम में, मुझे भी नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे, कुछ अंदाज़ा नहीं था। मेरा ये था कि अगर एक दिन में 100 लोग भी देखते हैं, 100 लोग भी अगर देख लेते हैं तो 100 लोगों से कुछ ना कुछ उनके माइंड में कुछ तो जाएगा कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमने जब शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि फर्स्ट खबर ही मैंने डाला तो वो 10,000 व्यूज़ गई। 10,000 फर्स्ट खबर मैंने डाला था यूट्यूब पर, वो खबर 10,000 गई। आज भी वो फर्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी। और हुआ ये था कि मैं कोई न्यूज़ पे आने का मेरा मूड नहीं था और ना ही वो ये था। मैं एक्चुअली गया था दीदी के यहाँ से वापस आ रहा था, तो वहाँ पर एक मतलब ट्रक आ रहा था जो उत्तर प्रदेश जा रहा था, और वहाँ पर उसमें कुछ कंक्रीट टाइप की चीज़ें लोड थी जो काफ़ी बारीक बारीक थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो वो आंखों में रेता नुमा जैसे चीज़ें उड़ रही थी, तो आंखों में पड़ रही थी। जब वो चीज़ें पड़ रही थी तो मैंने उसको वहीं पे रुकाया। मैं बोला इसमें त्रिपाल क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक हादसा होने का चांसेस है। मेरी आंखों पे पड़ रहा है तो सोचिए कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं तो हम आपके टायर के नीचे आ जाएंगे। ऐसा मैंने उनसे जब सवाल और बात किया तो उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पिघल जाएगा, त्रिपाल जल जाएगी। तो हमने कहा कि तुम चौक पे आओ, पुलिस वहीं पे होगी, वहां पे बात करेंगे। लेकिन जब मैं आया तो चौराहे पे पुलिस ही नहीं थी, जबकि वहां पर पुलिस को होना चाहिए था। वो थाना ऊपर है, चोरहट थाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो थाना ऊपर वहीं पे है और जस्ट नीचे चौराहा है और उस चौक पर कोई भी थानेदार मौजूद नहीं है, एक सिपाही तक मौजूद नहीं था। तब भी मैंने ट्रक वाले को रुकाया अपने बलबूते पे कि किसी भी तरीके से तुम खड़े हो, मैं तुमसे बताता हूँ, सवाल मुझे करना है कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो अब मैंने जब उससे पूछा तो वो बताया कि मुझे अभी यहाँ से कम 600-700 किलोमीटर लेके जाना है। अब सोचिए 700 किलोमीटर के आसपास ले जा रहा है और मेरी आंखों का ऐसा हाल है, इसी स्पीड से लेके जा रहा है तो और लोगों का क्या होगा। तो मैं वहां से मेरी पत्रकारिता शुरू हुई थी और वही मैंने उसकी वीडियो बनाया था। और उसी टाइम पर मैंने वहीं पर जो है तो टीआई से बात किया था, टीआई को मैंने कॉल किया था, कॉल की भी रिकॉर्डिंग थी, मतलब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैंने वहाँ से मतलब उठाया और कोई आईडी माइक नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। मैं मतलब पत्रकार एज ए पत्रकार नहीं था, एक जनता बन के बात कर रहा था, बिल्कुल। तो फिर उस वीडियो को मैंने डाला और सीधी गुरु करके मैंने उस टाइम पर एक यूट्यूब चैनल बनाया था, सीधी गुरु करके। कोई तरंग नहीं था, मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो ये था कि समाज के लिए कुछ करना है इसलिए वहां से मेरी पत्रकारिता, मतलब ये समझ लीजिए पत्रकारिता नहीं लेकिन सवाल जवाब वहां से मैंने शुरू किया। पहले वीडियो को जब मैंने देखा कि 10,000 व्यूज गई, 10,000 लोगों ने देखा उसे, तो मतलब मुझे ये लगा कि अब जनता को ये अच्छी लग रही है अगर, तो इनके लिए कुछ चाहिए। वहां से मेरे पत्रकारिता का सफर शुरू होता है। एक नॉर्मल आदमी होकर और समस्या को देखकर आपको एनालाइज हुआ कि नहीं ये समस्या सभी को हो सकती है, तो ऐसा आपने देखा और वो सभी के लिए आपने सोचा। ये बड़ी बात होती है क्योंकि व्यक्ति जहां आज के समय में अपने बारे में सोचने के लिए नहीं खाली है, वो समाज के बारे में सोच रहा है, ये बड़ी बात है। पत्रकारिता
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर आपको पत्रकारिता में क्या डिफरेंस समझ में आता है? देखिए, पत्रकारिता आज हर जगह की समान है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ और है और मध्य प्रदेश में कुछ और है। रीजन ये है, देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पत्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखने को मिल पा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ही कम, आप देखिएगा बहुत कम पत्रकार हैं जिनका मतलब कि आज एक बल्कि प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यूट्यूबर के नाम से ही जाने जाते हैं। हम उनको पत्रकार नहीं कहते, लेकिन ठीक है, प्लेटफॉर्म तो मिला है आपको। एक डिजिटल पत्रकार हो आप, और डिजिटल का ही आज जमाना है। हर व्यक्ति जो है तो आपको देख रहा है, मोबाइल लेके देखेगा, लेकिन टीवी की कोई नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल, टीवी मतलब आज कौन खोलता है बताइए? टीवी कौन देखना चाहता है? दर्शक नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मोबाइल सो के उठने पे मोबाइल जरूर देखता है। बिल्कुल, इंसान सोता है तब भी फोन देख रहा है, जगता है तब भी फोन देख रहा है। आज मतलब ये फोन रखा हुआ है तो दिन में हम 50 बार देखते हैं कि क्या किसी ने फोन तो नहीं लगाया था। घंटी बजी नहीं तब भी, और अगर घंटी बज गई तब भी। तो समझिएगा मतलब फोन का आज इतना बड़ा ट्रेंड है। तो ये जो समान देखा जाए तो ये एक ही फर्क है कि आपके क्षेत्र में यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बहुत सारे पत्रकार आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, खुलासा करते हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ये देखा जाए कि सिर्फ 2 ही 4 लोग हैं यहाँ पर, जहाँ की मतलब ये सामने आते हैं, माइक कैमरा लेकर के बात करते हैं। और रीजन ये है कि आज इतना ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, पत्रकारिता समाज भी इतना ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है कि वो मतलब कहना भी चाहे, बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाता है। ऐसा मतलब देखने को मिलता है। आपने 1.5 साल सेवा किया समाज का, और समाज से आपको प्यार मिला, सम्मान मिला, और आज उस मुकाम पे हैं आप कि आपको न्यूज चैनल को चलाने के लिए या किसी चीज के लिए बहुत दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, लोगों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन वहीं जब किसी मुद्दे को उठाते हैं और किसी अधिकारी की कमी होती है, किसी शासन प्रशासन की किसी आदमी की कमी होती है, तो उस पर क्या होता है, क्या रिएक्ट होता है अधिकारियों का मध्य प्रदेश में? देखिए, पहले तो आपने कहा कि पत्रकारिता आपने जहां से शुरुआत की तो परेशानियां का सामना, तो देखिए हमने जो पत्रकारिता जब मैंने शुरू किया था तो आपको एक असलियत बात बताऊं कि लोगों को भी ये सुनकर काफी वो लगेगा कि हमने अपने घर के सामने एक आम का पेड़ था और पत्रकारिता हमने वहां से शुरू किया था। कहते हैं ना कि ग्रीन पर्दा वगैरह होना चाहिए, लाइट वगैरह होना चाहिए, तो हमारे पास वो लाइट की सुविधा नहीं थी कि हम रूम एक हो हमारे पास और रूम में जो है तो हम मतलब सामने लाइट लगा सके। हाँ, ऐसा मतलब मेरे पास वो कुछ भी ऐसा नहीं था और घर वालों को ये चीजें पसंद भी नहीं आ रही थी। लेकिन मेरा ये जुनून जो था, मुझे जुनून था कि भाई मुझे कुछ करना है तो करना है। उस जुनून के खातिर जो है हम एक आम के पेड़ के नीचे ग्रीन पर्दा 100 रुपए का एक कपड़ा ले गए थे। वो भी मैं आपको बताऊं पेटीकोट का शायद कपड़ा रहा होगा वो, क्योंकि ग्रीन कलर का जो था वो पेटीकोट का कपड़ा था। लोगों को तो ये जानकर हैरानी होगी और शायद कुछ लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन असलियत जो आप जानना चाह रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको कि मैं एक पेटीकोट का कपड़ा लगभग 100-150 रुपए का मैंने खरीदा था और उसको जो है तो आम के पेड़ के नीचे मैंने एक इधर से एक खंबा लगाया, एक उधर से लगाया और दोनों बिल्कुल मैंने उसको टाइट किया। फिर अब मैंने ये देखा कि क्या ये कटिंग होगा कि नहीं होगा, तो वो शानदार कटिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि ये मतलब एक स्टूडियो के अंदर की ही सारी चीजें हैं। लेकिन ये था कि ऊपर चिड़िया बैठा करती थी तो उनकी भी आवाज आया करती थी। लेकिन नेचर के बीच में रहना बड़ा अच्छा लगता था, ऐसा भी है। अब रही बात दूसरी तरफ समस्याओं का सामना, तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि आज पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल है। दौर कल का भी था मुश्किल और आज का भी है मुश्किल। कल का ये था कि लेखनी पत्रकारिता ज्यादा चला करती थी और आज डिजिटल पत्रकारिता ज्यादा चल रही है। तो आज की समस्या हमारी ये बनती है कि हर गली गली में पत्रकार है। हमने अभी आप जब कैमरा आपका ऑन नहीं था उसके पहले भी मैंने आपसे जब बात किया तो मैंने आपको बताया कि आज गली गली में पत्रकार है। लेकिन आज आम जनता नहीं बनना चाहते और पत्रकार बनना चाहते हैं। और उसका ये होता है ना कि सामने वाला ये सोचता है कि हमने अगर माइक पकड़ लिया है तो मतलब कहीं ना कहीं वो 2 पैसे कमाने का स्रोत जरिया समझ रहा है। समझ रहे हैं ना, मतलब वो 2 पैसे का कमाने का जरिया समझ रहा है पत्रकारिता को और माइक पकड़ लेता है। लेकिन अहम बात तो ये है कि जिस दिन वो पत्रकारिता करता है और एक दिन वो सच्ची पत्रकारिता करके दिखाता है तो महीनों चैन की नींद सो नहीं पाता है। ये
आज का जो सिस्टम है वो ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पत्रकारिता वो अगर कर रहा है तो उसके पास फोन कॉल्स धमकी भरे बहुत सारी चीजें कि हम ये कर देंगे, ये उठवा लेंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि नशेड़ियों से परेशान है। मतलब समझिएगा कि अगर यहाँ सीधी की बात अगर की जाए तो आज यहाँ 16-17 साल से लेकर के लगभग 25 साल के जो नथिंग युवा हैं, ठीक है ना, कि मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, वो कोरेक्स और टेबलेट का सहारा लेकर के किसी का मर्डर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे सिस्टम देखने को मिल पा रहा है। कुछ समय पहले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की घटना थी कि पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया था। प्रताड़ित तो वैसे भी हमेशा से जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ कपड़े उतरवा कर उन्हें पीटने वाली, टॉर्चर करने वाली चीजें सामने आई थी। तो उसमें कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे आप? देखिए, हुआ ये था कि बिंद की धरा पर जो है तो पत्रकारिता अगर देखा जाए तो यूट्यूब को लेकर के यहाँ सीधी जिले में हमारे बड़े भैया कनिष्क तिवारी जी ने पहल की थी। और वो भी पहल किया था उन्होंने एक बघेली शब्द यानी कि लोकल लैंग्वेज। तो हमारी जो लोकल धरा पर जो चल रही है वो है बघेली, और बघेली को लेकर के उन्होंने एक ट्रेंड जारी किया। लोगों को काफी पसंद आया। आज उनके लगभग 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और लगभग 4-5 सालों से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। और उन्होंने पहले कई सारे प्लेटफॉर्म पे यानी कि देखा जाए तो पेपर पर, और पेपर के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दबंग दुनिया, बहुत सारे चैनलों पे उन्होंने काम किया। और न्यूज नेशन में फिलहाल उस टाइम पर वो पहले काम करते थे जब ये पूरा मामला सामने आया था। और फिर न्यूज नेशन का जब वो कर रहे थे तो जब ये मामला बना तो न्यूज नेशन ने भी उनको निकाल दिया था। उसने न्यूज नेशन का कहना ये था कि ये मेरे पत्रकार नहीं है, जबकि वाकई में अगर देखा जाए तो उसी के एक दिन पहले उनकी वीडियो आई थी न्यूज नेशन की, जिसमें उनकी फोटो लगी हुई थी और ये था कि उनके द्वारा ये खबर आई। अगर आपका रिपोर्टर नहीं था तो आपने खबर क्यों चलाया था? ये एक न्यूज नेशन के ऊपर सवाल उठता है। अब दूसरी बात कि ये अर्धनग्न की जो फोटो वीडियो वायरल हुई, तो आप जानते हैं कि हम थाने के अंदर की कोई वीडियो नहीं बना सकते। हम अगर बना रहे हैं तो बाहर की विजुअल दिखा सकते हैं, अंदर की चीजें हम नहीं दिखा सकते। और अगर वायरल हुई थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश कह सकते हैं, या सामने वाला तमाशा बनाना चाह रहा था, या पत्रकारिता को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा था एक बदले की भावना से। यानी कि पुलिस और पत्रकार के आपस में आप जानते हैं कि चोली दामन का नाता भी होता है, लेकिन वहीं ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि हमेशा हम पोल खोलते हैं और हमारी वजह से पुलिस वालों को समस्या होती है, और अपनी वो कर्तव्य को जो भूलते हैं उनके साथ समस्या होती है। जो कर्तव्य को समझते हैं उनको, उन पुलिस वालों को कोई समस्या नहीं है हमसे। हम कोई चीज अगर दिखाते हैं तो उस पर वो एक्शन करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि हमने दिखाया और यहाँ पर कार्यवाही हुई। तो पत्रकारिता मतलब ये नहीं है कि हम जो दिखा रहे हैं वो आपकी कमियों को दिखा रहे हैं तो हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी है। हमने इसलिए दिखाया क्योंकि उस पर आपको एक्शन करने की आवश्यकता है। अगर एक्शन नहीं करेंगे तो हमारा ये है कि मैं अपना काम तो कर रहा हूं लेकिन सिस्टम नहीं कर रहा है। तो जो उस टाइम पर ये हुआ था कनिष्क जी के साथ, तो ये एक बदले की भावना से फोटो वायरल की गई थी। ये बात सत्य है कि कनिष्क ने उस टाइम पर रोड को जाम किया था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि पत्रकारिता को डराने या धमकाने या सभी को एक तरह से, जैसे यूपी में चर्चित हुआ था कि चर्चा हुई थी कि पत्रकार कहीं ना कहीं कुछ बैक हो गए थे अपने प्लेटफॉर्म से, तो ऐसा कहीं ना कहीं क्या डर बनाने के लिए साजिश की गई थी? कह सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि उस टाइम पर जो रात का मामला था मैं वहाँ पर मौजूद था, शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं मौजूद था। यहाँ तक कि जब तक जमानत नहीं हो गई तब तक वहाँ पर मैं मौजूद था, और यही देखने के लिए मौजूद था कि अगर इनके साथ ये हो रहा है, हमसे आज 5 साल पहले कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। ये मैं उसी दिन जो है मेरे माइंड में आ गया था कि कुछ ना कुछ 100% हमारे साथ भी होगा। तो हुआ ये कि उस टाइम पर कनिष्क जी को वहां पर जो है तो उन्होंने अरेस्ट किया था। अरेस्ट करना जायज था। किसी को आप कहीं पर भी अगर रोड जाम करेंगे, कुछ दंगा फसाद अगर हो रहा है, आपकी वजह से कहीं रोड़ा कोई चीजें हो रही हैं, तो पुलिस का धर्म है उसको उठाना। इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन एज ए पत्रकार वहां पे वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथों में कुछ पेपर था और वो भी रोड पर बैठे हुए थे। हालांकि कुछ पहले तो रोड पर थे, फिर पुलिस ने कहा रोड के साइड हो जाओ, तो रोड के साइड फिर वो हुए थे। लेकिन जिस तरीके से ये मार पीट की गई 151 के धारा में, ये सारी चीजें बेदम पिटाई की गई, ये इंसर्ट किया गया, कपड़ा उतारा गया,
फिर वहां पर पुलिस का बयान जारी हुआ कि मैंने इसलिए कपड़ा उतारा था। ये चीजें किसी को कस्टडी में लेने के बाद 24 घंटे में तो पेश किया जाता है और कोर्ट के फैसले के बाद ही उस पर पनिशमेंट दिया जाता है उसे। लेकिन पीटने का कोई रूल्स रेगुलेशन तो संविधान में बना नहीं है कि आप थाने में किसी को नहीं। देखिए, मारने का कोई रूल्स ही नहीं है। अब तो जानते हैं कि अब क्योंकि बोर्ड लगे होते हैं थानों पे, बड़े बड़े यूपी में हमने देखा है कि थानों पे बोर्ड लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो कहा है वो चीजें नोटिस बोर्ड पे लिखी गई हैं कि ये नहीं होगा, उन्हें मारा पीटा नहीं जा सकता, उनके साथ गलत नहीं किया जा सकता, 24 घंटे में उन्हें पेश करना होता है। उसके बाद ही मारा पीटा जाना क्या पत्रकारिता को डराने का एक माहौल बनाया जा रहा था? वही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि मैं वहां पर जब उन्होंने उठाया तब से लेकर के मैं पूरे लास्ट तक था, जब तक उनकी जमानत नहीं हुई। तो हुआ ये कि वहां पर जो है तो उन्होंने बताया कि कोई विधायक के व्यक्ति का फोन आया था। ये कनिष्क का कहना था। हम देखिए इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये देखो देखो उनके भाई का फोन आ रहा है, विधायक के भाई का फोन आ रहा है। और जस्ट उसी के जस्ट बाद ही जब उन्होंने कहा था, चिल्लाया था उस टाइम पे कि देखो फोन आ रहा है, उसी के फोन कटने के बाद इनको घसीटा गया और अंदर डाला गया था। फिर इसके बाद ये पूरा मामला बना और मामला बनने के बाद सुबह फिर एक फोटो वायरल होती है कि कनिष्क अर्धनग्न में, मतलब सिर्फ मात्र अंडरवियर पहने हुआ बंदा और पूरा नंगा हुआ है, ठीक है ना। और जब नंगा था सामने वाला व्यक्ति और ये सब लोगों के बीच में जब आया तो लोगों ने उसको कार्टून समझ लिया, तमाशा बना दिया पत्रकारिता का। और जो रात को पिटाई हुई थी और ये सारी चीजें जब हुई थी तो उस टाइम पर सीधी जिले में दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। दौड़ा के मारा गया था और ऐसे दौड़ा के मारा गया था, आप अंदाजा लगाइएगा कि अगर चौक यहां से लेकर के अगर कोई गांधी चौराहा तक दौड़ रहा था, हमारा एक छोटा भाई भी था वहां पर, मैं जो है तो मैं उसको साथ में लेके गया था जी। कैमरामैन, एज ए कैमरामैन के रूप में मैं उसको लेके गया था क्योंकि उस टाइम पर मेरा कैमरामैन मेरे साथ मौजूद नहीं था। तो मैं डर के मारे उसको भगा दिया था वहां से कि तुम यहां से चले जाओ, मैं तो पत्रकार हूं, मैं भुगत लूंगा मेरे साथ जो होगा। लेकिन जो मेरा छोटा भाई गया था उस टाइम पर ये हुआ था ना कि वो, मतलब मुझे ये लगा कि इसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मतलब इसलिए मैंने उसको, वो मार देख के मैंने उसको भगा दिया था कि तुम यहां चले जाओ, मैं जो होगा मैं झेल लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये पूरी बातें हुई थी। फिर मैंने जब उसको भगा दिया तो मैं वहां पर देखा कि मारपीट गजब की होती जा रही है धीरे धीरे, और जो भी आता था एक व्यक्ति को 6 पुलिस वाले धो रहे थे जी। और ग्राउंड के जैसे, मतलब जो परिसर था उनका, एंट्री से लेकर के जब तक वो लॉकअप के अंदर तक नहीं चला जाता था तब तक उसकी पिटाई हो रही थी मेरी आंखों के सामने। मैं एक चश्मदीद एक तरीके से समझ लीजिए गवाह हूं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तब तक पिटाई बेदम हो रही थी और सामने वाला पीट रहा था और दम तक पिटाई होती गई। ये चीज अगर मैंने अगर देखा है जी, और यही चीज अगर अन्य पत्रकारों ने नहीं देखा है तब भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले हैं। हफ्ते भर पत्रकारिता समझ लीजिए कि सीधी जिले में कोई हो चुकी थी एक तरह से, बिल्कुल कोई न्यूज वगैरह कवर तक नहीं करने जा रहा था, कोई नहीं जा रहा था। और सीधी जिले में ही नहीं, मैं बता दूं इससे सटा हुआ मिर्जापुर जिला है, आपके मध्य प्रदेश का बॉर्डर है यूपी और एमपी का, तो वहां भी ये स्थिति मिर्जापुर में हो गई थी कि लोग डर के मारे पत्रकारिता करने में इतना डर गए थे कि वो सहमे हुए थे और बाहर नहीं जा रहे थे। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि उस टाइम पर जो हमारे यहाँ लोकल के जो पत्रकार थे उनकी दशा ये बन चुकी थी कि मतलब वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और उस टाइम पर देखिए मैं भी अंदर से डरा हुआ था। ये बात नहीं हम कह सकते कि हम डरे नहीं। रात को 11 बजे आया और मैं बिस्तर पे जब लेटा तो मुझे ये था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अकेले क्या कर सकता हूँ। जिस पत्रकार से मैंने बात किया सभी ने मना कर दिया कि अरे छोड़ो जाने दो। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बात किया था, सभी पत्रकारों ने मना कर दिया कि मैं नहीं चलाऊंगा, सामने वाला मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देगा। आज देखो तो मतलब सभी ज्यादातर लोग विधायक का नाम ले रहे थे कि विधायक ऐसा कर रहा है, विधायक ऐसा कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो उस टाइम पर ये जो मामला बना था तो एक इसमें जो है तो एक नीरज कुंदेर नाम का व्यक्ति था जो विधायक के बेटे के ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहा था, ऐसा आरोप था उसके ऊपर, उसको उठाया गया था, जिसके बाद ये पूरे मामले बने थे। तो ये था इसलिए कि विधायक और विधायक के बेटे का भी नाम आ रहा था कि विधायक के बेटे और विधायक के द्वारा ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। तो ये तो देखिए एक बात की बात होगी क्योंकि विधायक का जो है बेटे के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही थी, अभद्रता कुछ की जा रही थी, तो उस टाइम पर विधायक के बेटे के द्वारा जो है तो रिपोर्ट लिखाई गई थी कि मेरे ऊपर इस तरीके से हो रहा है, इसलिए शायद नाम आ रहा हो, या हो सकता है कि डर था शायद, क्योंकि जो है विधायक जी इस टाइम पर बीजेपी से हैं और बीजेपी को कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, तो हो सकता है कुछ विरोधी भी रहे, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, जो भी रहा हो। लेकिन ये बात सत्य है कि पत्रकार उस टाइम पर घर से बाहर निकला
नहीं करते थे, मुश्किल हो गया था। पेपरों में ये पूरी खबर ही नहीं छपी थी जी। ये पूरा मामला क्या हुआ, बताया नहीं गया था, पेपर में नहीं आया, कहीं नहीं आया। तब अगले दिन जब फोटो देखने को मिली, तब मैंने शायद यही शर्ट था जो मैं पहना हुआ, व्हाइट कलर का शर्ट ही था। इसी शर्ट को मैंने उतार के और मैंने विरोध जताया था कि एक पत्रकार की बात तो छोड़ दीजिए, थाने के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो ये एक विरोधी या दुश्मनी की भावना से किया गया, जो फोटो वायरल की गई। यानी कि डर बनाने के लिए ही ये फोटो वायरल किया गया था। और साथ में ये था कि ये पत्रकार जितने लाइन में आया करते थे, यानी कि मैंने जो सोशल मीडिया पर जब ये वायरल हुआ और शानदार बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा था, तो मैंने जब ये देखा कि उसमें पत्रकार लिखा हुआ था, तो हमने पत्रकार के विरोध में अपने कपड़े मैंने भी उतारे कि इस तरीके की ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, और जो आपको सजा देना था सो आप देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो आपने डर पैदा किया। चौथा स्तंभ का मतलब डर पूरी तरीके से खत्म। यानी सिस्टम क्या होता है, उनकी जूती होती है, यानी कि पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है सामने वाला व्यक्ति। और कहने के लिए चौथा संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ आपको इतना फुला देंगे कि लगेगा कि सीने 56 इंच से ज्यादा हो रहा है हमारा। 56 इंच से ज्यादा, मोदी जी का तो कम है, मोदी जी का कम है। हाँ, ऐसा लग रहा था, मतलब मोदी जी का तो कम है, अपना तो 56 इंच से बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना फुला देंगे आपको, तो इतना कह देंगे कि अरे आप ही सब कुछ हो, लेकिन अगले ही मिनट में आप ही को उठा के बेच देंगे, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लग जाएंगे। ऐसा होता है।